Good morning, my dear students. Uh, Last class was about earthquake and preparedness and the seismograph and the reactor scale, and we much more learn about the earthquake and the measurement and what is reactor. Okay, so now we goes to the next level of our book, that is major landforms. अब आप जो हमारी अर्थ पे जो मेजर लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म मतलब फॉर्म से ही आप समझ जाएं, फॉर्म मतलब किसी चीज़ का बनना होता है या किसी चीज़ से बनी हुई चीज़। तो हमारे यहाँ ज़मीन की बनावट किस किस तरीके से हम वो चीज़ों को ज़्यादा समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म हुई हैं जो हमारे यहाँ लैंड में सबसे ज़्यादा मतलब पाई जाती हैं अर्थ पे। और फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी आप पढ़ने जा रहे हो जो आप सीखोगे कि ये इनका बनना और इनका होना वो कितना इम्पोर्टेंस है अर्थ पे हमारे एनवायरनमेंट के लिए। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। कहते हैं जो लैंडस्केप होता है, जो हमारी ज़मीन की बनावट है, वो कॉन्टिन्यूसली मतलब वॉर्न मीन्स वैसे तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, एक वो ये वर्ड यूज़ होता है ना किसी चीज़ को बुनना या किसी चीज़ को बनाना या पहनना। तो वो दो प्रोसेस के ज़रिए ये लैंडस्केप जो है बनता रहता है कॉन्टिन्यूसली। पहला होता है बेटा वेदरिंग और दूसरा होता है इरोजन। अब वेदरिंग आप ये वर्ड आप 8th में भी फिर से पढ़ेंगे। वेदरिंग में वहाँ की सारी चीज़ों की जो आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं, हम सारी चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, एयर, वाटर, एयर प्रेशर और ये सारी चीज़ों को, ठीक है, सन वगैरह। और जो इरोजन होता है, इरोजन तो सबसे इजी वर्ड है बेटा। इरोजन का मतलब ये है कि किसी मिट्टी का कटाव हो रहा है, क्या मिट्टी का कटाव। जैसे आप देखते होंगे बरसात में बहुत तेज़ से पानी बह जाता है, तो अपने आसपास आप देखते होंगे कि छोटी छोटी मिट्टी जो होती है वो बहती हुई चली जाती है, क्योंकि पानी उसे अपने साथ काटते हुए बहा के ले जाता है। ठीक वैसी ही चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी नदियों में और जो बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, ठीक उस तरह से वहाँ के आसपास की ज़मीन होती है उसको काटते हुए वो चीज़ बनती चली जाती है। तो ज़मीन का बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे लोग घर बनवाते हैं तो उनकी नींव बहुत ऊंची भरवाते हैं, तो वो मिट्टी कहीं एक जगह से लाते हैं काट के, तब दूसरी जगह भरते हैं, तभी तो वो चीज़ ऊंची बनती है। ऐसे ही नॉर्मल हमारी अर्थ पे है बेटा कि एक जगह से मिट्टी बहते हुए दूसरी जगह जाती है तो वहाँ की मिट्टी फर्टाइल भी बनती है। जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये भी आप आगे पढ़ेंगे कि वो नदियाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लाती हैं बरसात में हर मौसम में। तो जो वह यूपी, पंजाब, हरियाणा वगैरह, बंगाल, बिहार तक की जो ज़मीन है इतनी फर्टाइल है, वो इसी मिट्टी के ज़रिए ही वो यहाँ की मिट्टी इतनी मजबूत है। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखो उसमें बताया भी है, मैंने कहा था ना वेदरिंग में आप सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। पिछले चैप्टर्स में भी आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप देख लेते हैं कि डेफिनेशंस आ जाती हैं। अब जैसे वेदरिंग आ गया, तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। बहुत सिंपल है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जितने भी पहाड़ रॉक्स होते हैं, इनका टूटना वगैरह जितना भी होता है उसके लिए यूज़ किया गया है वेदरिंग को। और जो इरोजन वर्ड है बेटा, इरोजन, तो इरोजन को आप कैसे समझेंगे? इज़ द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अब इरोजन तो पहले भी समझा रहे थे हम आपको कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रॉक्स के लिए यूज़ हो रहा होगा। कटान, किसी भी चीज़ का कटान हो सकता है। और कटान किस किस चीज़ का हो सकता है बेटा? लैंडस्केप में कई सारी चीज़ों का कटान होता है, जैसे कि आइस के लिए, विंड के लिए और वाटर के लिए। अब विंड तो बहुत तेज़ से चलने वाली हवाएं हो गई, जैसे अभी तौकते तूफ़ान आया बेटा, तो उसने बहुत सारी आंधी लाई हमारे आसपास के रीजन में, तबाही मचाई। आइस के बारे में बात करेंगे तो अभी ग्रीनलैंड में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है जो दिल्ली के एरिए के बराबर है, आप सोच भी नहीं सकते। वो अंटार्कटिका से टूट के बहने की दिशा में चलने लग गया। और अगर ये ऐसे चलता रहा तो ये कहीं भी टकराएगा या बहता रहा तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वो उसकी पानी पिघलेगा तो जो समुद्री लेवल पे शहर बसे हुए हैं उसके आसपास वो डूबेंगे। तो इतना बड़ा आइसबर्ग है जो दिल्ली के बराबर है, वो टूट गया है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट में हम लोग कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं इस चीज़ के लिए।
तो कहने का मतलब इरोजन बेटा वाटर लेवल से, वाइंड से और आइस से, तीनों को ही डिफरेंट एजेंट्स की तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड, ETC एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। ये तो बात सच है, आप खुद देखते, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि हवा भी हर चीज़ को अपने साथ उड़ा के एक जगह ले जाकर डिपॉजिट कर देती है। ठीक बेटा, ऐसे वाटर होता है, वाटर में जो भी चीज़ गिरती जाएगी अपने साथ बहाते हुए ले जाएगा और एक जगह ले जाके बेटा उसको डिपॉजिट, मतलब जम जाएंगी वो चीज़ें। आप लोगों ने, अगर बहुत से लोगों ने नदियाँ, नहर वगैरह देखी होंगी तो आप शायद समझते हैं कि वो अपने साथ कितने बड़े बड़े पत्थर और बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले आते हैं, उनके किनारे वो चीज़ जम जाती है आके। अच्छा, ये आप ये मत समझिए कि ये बहुत छोटी प्रोसेस है, इसको बहुत सा फर्टाइल लैंड बनने में हज़ारों साल का टाइम भी लग जाता है बेटा। लाखों सालों के बाद ये अर्थ पे इतना डिपॉजिशन हुआ है सॉइल का और हर चीज़ का। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब मिट्टी का कटना और मिट्टी का जमा होना, कहीं आई, कहीं कट गई, कहीं जमा हो गई, तो इस सारी प्रोसेस से बहुत सारे लैंडफॉर्म बन गए हमारे अर्थ की सरफेस पे। भाई सिंपल सी बात है, कहीं पहाड़ है बेटा आज, तो हमारे यहाँ यूपी में आप देख लो प्लेन्स एरिया, राजस्थान में जाओ प्लेन्स एरिया भी है और माउंटेनस एरिया भी है, डेजर्ट भी है। ये सब इसीलिए बना है, डिफरेंट चीज़ें। ठीक, अब हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले रिवर के बारे में पढ़ेंगे और एक डू यू नो हम देखते हैं। आपको पॉइंट की तरह लिखना बहुत ज़रूरी होता है। 1000 स्मॉल वाटरफॉल है दुनिया में, बट जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल्स है वेनेजुएला का, जो साउथ अमेरिका में। बेटा वेनेजुएला तो एक देश है, ठीक, और वो कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका क्या है बेटा? कॉन्टिनेंट है, ठीक। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें एक देश है वेनेजुएला, वहाँ एंजल फॉल है, वो दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, झरना, ठीक। अदर जिनकी बात होती है जो कि बहुत अच्छे हैं, द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड USA। अब नियाग्रा फॉल बेटा कहाँ है? कनाडा US के बॉर्डर पे। और ये दोनों कंट्री कहाँ हैं? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में था बेटा, और जो कनाडा और USA है वो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और वहाँ कौन सा फॉल है? नियाग्रा फॉल। ये आप कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, ये आप अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। और एक बेटा बहुत खूबसूरत सा और है जिसको विक्टोरिया फॉल बोलते हैं, वो जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। ये दो कंट्री हैं और ये कंट्री कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये दोनों कंट्री हैं, ठीक। तो विक्टोरिया फॉल्स, तो क्वेश्चन वैसे ही आता है बेटा, वेयर इज़ विक्टोरिया फॉल सिचुएटेड, वेयर इज़ नियाग्रा फॉल इज़ सिचुएटेड एंड वेयर इज़ एंजल फॉल इज़ सिचुएटेड। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें अपने पॉइंट्स की तरह अपने नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और वाटरफॉल का बनना कैसे होता है वो हम ज़रूर समझेंगे अब, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, ओके। अब देखिए, हमने सबसे अच्छी चीज़ समझने की कोशिश की थी कि वर्क ऑफ अ रिवर, कि रिवर मतलब किस तरह से बनी, उसका फॉर्म कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ज़रा देखें, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब पानी अपने साथ बहता है तो अपने साथ की छोटी छोटी चीज़ों को इरोड करते हुए, काटते हुए, बहाते हुए अपने साथ ले जाता है, ठीक। When the river tumbles at steep angle over very hard rock or down steep valley sides from a waterfall। अच्छा, अब होता क्या है कि एक ऐसा इलाका, जो देखो ये तो हार्ड रॉक है, ठीक, येलो वाला अंडरकट सॉफ्ट रॉक है, फिर ऐसे ये देखो फॉर्मेशन है पहाड़ियों की। अब जब नदी का कोई झरना, एक बहुत, ये जो हार्ड रॉक है ये इसके स्टेप होते हुए वैली से, वैली मतलब वैली वो जगह होती है दो पहाड़ियों के बीच वाली जगह, जैसे यहाँ पे अब एक जगह आ गई, यहाँ जगह आ गई स्लोप्स पे, या फिर अगर यहाँ से भी निकल रही है नदी ऊंचाई की तरफ से तो वो स्लोप्स की तरफ अब गिरेगी, ऊंचे पहाड़ों से स्लोप्स की तरफ। तो वहाँ हार्ड रॉक के बाद जब वो नीचे की तरफ गिर जाती है तो वो एक वाटरफॉल का रूप ले लेती है। ऐसे नदियाँ कई बार, क्यों वाटरफॉल हो रहा है ना, झरना हो रहा है, वो गिर रहा है, जैसे आप इस फिगर को समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है बेटा कि जो ये वाटरफॉल का फिगर है, आप
को ज्योग्राफी में अपनी जो नोटबुक जो है वो प्रॉपरली बनानी है तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे और वो सारी चीज़ों को मेंशन किया करो आप जो यहाँ होती हैं, और कलर यूज़ ज़रूर करो आप जितना कलर यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए समझना और किसी को लर्न करना आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट्स ट्विट्स। भाई जब कोई रिवर प्लेन की तरफ आती है, प्लेन मतलब जैसे हम प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, रेगिस्तान कुछ भी नहीं है, कई जगह घूमती। आपने देखा है नदियाँ कई जगह ऐसे मोड़ लेती हैं, आप खूब देखते हैं। आगरा में यमुना देख लीजिए, मथुरा में यमुना देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, ठीक। और टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मींडर्स। अब छोटी छोटी डेफिनेशन आ गई। अब जैसे क्वेश्चन आया डिफाइन मींडर्स, ठीक, डिफाइन मींडर्स, तो उसका आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से। अब ये पूरा आंसर है यहाँ से। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट्स ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड। लार्ज बैंड मतलब बड़ा मुंह। जब अगर आप कभी हरिद्वार ऋषिकेश गए ना तो वहाँ गंगा बड़ी पतली पतली सी होके बह रही है, ठीक। दोबारा से समझाते हैं बेटा, वहाँ गंगा बहुत पतली पतली कई दिशाओं से होकर बह रही है, बट जब वो लार्जली फॉल हो जाती है आके तो आप देखते हैं वो बड़े बड़े मुंह की तरफ फैलती चली जाती है। तो यहाँ छोटे छोटे हर की पौड़ी, देव की पौड़ी, कई सारी पौड़ी हरिद्वार में, वहाँ छोटी छोटी धाराओं के रूप में आई है, बट लार्जली वो नदी बहुत बड़ा अपना मुँह खोलते हुए बहती है। आप कानपुर में देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, मतलब बड़े बड़े महानगर हैं जिनके किनारे गंगा है। आप देखिए वहाँ कितना चौड़ा मुंह है उसका वहाँ पे। तो वो चीज़ समझने की कोशिश हो रही है। तो जितना लार्ज बैंड उसका बन जाता है उसको हम मींडर्स कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप बेटा उसका आंसर लिखेंगे किसका, व्हाट इज़ मींडर्स। ड्यू टू कॉन्टीन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मींडर। अब होता क्या है कि उसके मुख पे, जहाँ नदी अपना बड़ा मुख खोलते हुए बहती है, अब वहाँ लगातार मिट्टी का जमाव ऊपर से, क्योंकि पहाड़ों से होते हुए नदी बहते हुए आई है, दोनों साइड पे होने लगता है। जहाँ जहाँ उसका मुख चौड़ा होता है तो इस तरफ भी चीज़ें जमती चली जाती हैं और इस तरफ भी चीज़ें जमती चली जाती हैं, दोनों तरफ। दैट एंड ऑफ द मींडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। और ऐसा आप देखेंगे भी कि जब वो चीज़ें दोनों तरफ होती चली जाती हैं तो उसका जो मुंह है, नदी का मुख, वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे क्लोज़र आता जा रहा है। क्लोज़र आने का मतलब क्या है, आप देखते हैं, आप आगरा से कभी गुजरिएगा ब्रिज से होते हुए तो आप देखेंगे बहुत सारी मिट्टी यहाँ जमी है, यहाँ जमी है, यहाँ जमी, यहाँ जमी। तो ऐसा लगता है कि यहाँ इतनी सारी मिट्टी जमा होने से और यहाँ इतनी सारी मिट्टी जमा होने से इस साइड को इस साइड को बहुत बीच में क्लोज गैप आ गया। In due course of the time, Meanders Loop cuts off the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. अब यहाँ से बेटा oxbow lake की तरह आ गया है। वो आप देखते हैं ना नदी, वो आप देखते होंगे कई बार, एक आइलैंड है हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर में, उसे माजुली बोलते हैं, नदी के बीचों बीच आइलैंड है। तो ऐसे ही, लेकिन ये तो आइलैंड ऊंची ज़मीन होती है, बट वहाँ एक गहरी झील से जैसे बन जाना वहीं पे, तो ऑक्सबो बोलते हैं उसको। वो साइड से कट होके अपना एक छोटा सा फॉर्म बना लेती है झील का, तो ऑक्सबो लेक की तरह ये काम करने लग गया। अच्छा, आप यहाँ देखेंगे, देखो कितना अच्छे से डायग्राम को समझाने की कोशिश की गई है कि नदी जब ऊपर से बहती हुई आ रही है, इधर मिट्टी है, इधर मिट्टी है, तो किसी टाइम पे मिट्टी मतलब नदी इधर बहती हुई अब साइड से यहाँ आ गई है, तो यहाँ अब एक छोटी छोटी ऑक्सबो लेक बन गई है, क्योंकि मिट्टी डिपॉजिट हो गई ना बेटा इस साइड देखो। फिर ये देखो कालापन सा, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर देखो इसका मुख बड़ा होता जा रहा है। तो ये फीचर्स हैं जो एक फ्लड के बाद एक नदी बनाती है अपने साथ। और जब इसमें नदी में फिर बाढ़ आएगी तो इस साइड भी पानी भरेगा और यहाँ फिर भरेगा, तो फिर ये झील जो ऑक्सबो लेक है फिर अपने तरह से भरने लगेगी। ठीक है, तो ये डायग्राम्स आप एक भी नहीं छोड़ेंगे। डायग्राम्स तो बेटा आपको सारे ही बनाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लेड टू अ फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। जो उसके छोटे छोटे नेबरिंग एरियाज होती हैं वहाँ पे भी फ्लडिंग मतलब पानी ज़्यादा आना, बाढ़ आ जाना, तो अपने नेबरिंग एरियाज में भी वो ओवरफ्लो होने लगती है। एज इट्स फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग दिस बैंक्स। अभी छोटे छोटे जो इस तरह के आप ये सेडिमेंट्स देख रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, ये अपने साथ जमा करते हुए चली जाती है। This leads to the formation of flat fertile flood plain, और इसी वजह से फ्लड प्लेन मतलब
कि बाढ़ से बनने वाला प्लेन, प्लेन मतलब खेत वाला इलाका जो बिल्कुल प्लेन है, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं है, बहुत फर्टाइल है, वो उसको बनाने में जो है ये नदियाँ सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया फ्लड फर्टाइल, फ्लड प्लेन। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स, सॉरी लीव्स नहीं है, लेवीज है, क्योंकि जो बैंक तो नदी के किनारे होते हैं, ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं। ठीक, नदियों के किनारे जो इस तरह होते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब तक वो समुद्र तक जाती है, गिरती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी नदी ऊंचाई से गिर रही होगी और वो प्लेन एरिया में बहते हुए जाएगी, तो उसका फ्लो बेटा धीरे होता चला जाता है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और उसके बाद वो कई सारी धाराओं में, स्ट्रीम क्या होता है बेटा, धाराएं, उसमें टूट जाती, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और उसी को डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अब देखो ये मेन रिवर यहाँ से बहती हुई आई, अब यहाँ से जाने के बाद क्योंकि ये एरिया बहुत लो है, बहुत धीरे हो गया, तो इधर इधर जहाँ था उधर बट गई, इधर बट गई, इधर बट गई, इधर बट गई, और बटने के बाद ये सारी चीज़ें समुद्र में आके मिल गई, तो ये डेल्टा का निर्माण होता है बेटा यहाँ पे, और ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। ठीक, द रिवर बिकम सो स्लो दैट बिगन टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब ये स्लो इसलिए हो जाती है कि अपने साथ जो बहुत सारा मटेरियल बहा के लाई है ना, अब वो यहाँ छोड़ रही है, और अपने साथ यहाँ छोड़ने के बाद वो जिस जगह पानी को जगह मिलती, पानी उस जगह से टूटते हुए बहते हुए चला जाता है। अब वो इस तरफ पानी आने की हिम्मत नहीं कर पाता है इस येलो वाले रीजन में, क्योंकि वो डिपॉजिट इतना ज़्यादा हो गया, अपने साथ बहाई हुई चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो उस चीज़ से टकरा के ऊपर से नहीं बह सकती। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का मुहाना तय करती है। अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो आप देखो, इसका मुख यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूटरी अपना खुद का मुख बना लेती है। आप देख रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा। अब ये डेल्टा की बेटा डेफिनेशन हो गई। ठीक, डेफिनेशन कि डेल्टा क्या होता है। ठीक, तो ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म डेल्टा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि सी वेव्स क्या होती हैं, समुद्र की लहरें क्या होती हैं, आप सी केव के बारे में, सी आर्क के बारे में, स्टैक के बारे में जानेंगे, और ऐसी खूबसूरत चीज़ें ना आपको उन थाईलैंड, अंडमान निकोबार, मालदीव जैसे बहुत सारे खूबसूरत कंट्री में सारी जगह मिलेंगे। आपने फिल्मों की शूटिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आर्क मतलब एक ऐसा आर्क जैसे सर्कल में होता है, उसके नीचे से जगह होती है, आप होके निकल सकते हैं। ये केव होती है, सी केव, गुफाएं जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ऐसी सारी जगह ही सेफ़ होती हैं, बट थाईलैंड से लेके वियतनाम, अंडमान निकोबार और ऐसी बहुत सारी जगहों पे जगह बहुत अच्छी हैं घूमने के लिए, तो वहाँ लोग जाते हैं। फिल्मों की गानों की शूटिंग भी होती है, आप कई बार ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं। ये हम कल के चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। एक दिन को एक तरीके से अगर अच्छे से निपटाएंगे चैप्टर्स को, तो टुमारो हम सी वेव्स के लिए पढ़ेंगे। तो जो होमवर्क है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, फिगर हैं, वो आप ज़रूर बनाएंगे, कलर से फिल करेंगे और अपने होमवर्क को आप सेंड करेंगे। यही होमवर्क होता है बेटा, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे क्लास लेते हैं वो अपने आप चीज़ों को, नोट्स को, सारे डायग्राम्स को प्रिपेयर करके अच्छे से भेजें। बहुत से बच्चे हड़बड़ी में होमवर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, और अपना ख्याल रखें।